हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की, और हिंदी में हम देखने वाले हैं आज स्वर। आखिर स्वर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। हम पिछली क्लास में देख चुके थे वर्णमाला। आखिर वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या होता है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हमें देखना है स्वर। आखिर स्वर क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं, और आप लोग फ्री माइंड होकर पेन कॉपी लेकर बैठिए और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, जो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आज की क्लास स्वर की। और इसी के बाद हम देखेंगे व्यंजन। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं आखिर स्वर क्या है। तो स्वर जो है वो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया है। वह दो भाग जो है, पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है हमारा संधि स्वर। क्लियर हुआ? इस मूल स्वर को ही हम स्वतंत्र स्वर भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखते हैं आखिर मूल स्वर। तो ये स्वर जो हैं, ये स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया है। आखिर स्वर उच्चारण के हिसाब से बोलते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं मानक रूप से, और परंपरागत रूप से स्वरों को कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो हमने देखा कि उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। यह स्वरों की संख्या 10 कौन कौन सी है? जब मैंने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाई थी उसमें थोड़ा सा स्वर मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को पूर्णतः उसमें मैंने बता दिया था कि स्वर कौन कौन से होते हैं। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं इसके बाद भी, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो स्वर अब हम पढ़ रहे हैं स्वर में क्या है। क्लियर हुआ? तो स्वर है कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, और ए, ओ और ओ। ये जो आते हैं वो हमारे कई में आते हैं उच्चारण की दृष्टि से। जैसे ये अ कौन कौन से होते हैं उच्चारण की दृष्टि से? अ, आ, ई, उ, ऊ। क्लियर हुआ? इसके बाद में ए, ओ और ये हो, औ। ये जो वर्ण होते हैं ये हमारे उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ये जो होते हैं हमारे उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। अब हम बात करें मानक रूप से, तो मानक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो मानक रूप से स्वरों की संख्या हमारे पास होती है 11। वो कौन कौन सी होती है? तो वो होती है ये सभी, लेकिन ये ऊ के बाद में यहां पर क्या लग जाता है? री। क्या लग जाता है यहां पर? ये री लग जाता है, मतलब ऋषि बाबा का लग जाता है। तो ये स्वरों की संख्या हो जाती है हमारे पास 11। क्लियर हुआ? अब हम बात करें परंपरागत रूप से, तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 13। अब ये 13 कौन सी है? तो देखिए, हमने देखा पूरा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये अपन ने 11 देखा। अब इसी के बाद में एक और लगता है और आहा। ये जो स्वर होते हैं ये होते हैं 13 स्वर होते हैं, और ये होते हैं परंपरागत रूप से देखा जाए तो स्वरों की संख्या इस प्रकार से 13 मानी गई है। क्लियर हुआ? अब हम ये देखा हमने स्वर कितने प्रकार के, मतलब हमने देखा मानक रूप से, उच्चारण की दृष्टि से, और परंपरागत रूप से कितने हैं। अब हम देखते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण किया है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने वह किस प्रकार से किया है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को दो भागों में बांटा है, मूल स्वर और संधि स्वर। अब ये मूल स्वर क्या होते हैं? तो मूल स्वर वे होते हैं कि वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई हो, उनके और बोलने में कम समय लगता हो, उन्हें क्या मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर कहते हैं। इन मूल स्वरों की संख्या होती है 4। वह कौन कौन सी होती है? तो वह होती है अ, ई,
उ और री, ये चार होते हैं हमारे क्या, मूल स्वर कह सकते हैं या स्वतंत्र स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं ये संधि स्वर। तो संधि स्वर क्या होती है? संधि स्वर वह होती है कि वे स्वर वर्ण जो स्वरों के मेल से बने हों, वे स्वर वर्ण जो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास दीर्घ स्वर और दूसरा होता है हमारे पास संयुक्त स्वर। क्लियर हुआ। अब ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो भाई दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता हो। क्लियर हुआ। या फिर ज्यादा बड़े हो, उन्हें दीर्घ स्वर कह सकते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण जो दो समान स्वरों के मेल से बने हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वे स्वर वर्ण जो दो समान स्वर वर्ण के मेल से बने होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बात करें तो कैसे? जैसे ये स्वर, ये दो स्वर, ये दोनों जो स्वर हैं वो हमारे समान स्वर हैं, एक जैसे स्वर हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं और लिखने में भी एक जैसे हैं और बोलने में भी एक जैसे हैं। इन दोनों स्वरों को मिलाकर एक बड़ा स्वर बनता है, वो कहलाता है हमारा आ। मतलब अ और अ मिलकर बनता है आ। क्लियर हुआ। इसी प्रकार जैसे छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनता है क्या? बड़ी ई। क्लियर हुआ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनता है हमारे पास क्या? बड़ा ऊ। इस प्रकार से अपन ने देखा दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3, आ, ई और ऊ। ये अपन ने समझा। क्लियर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं संयुक्त स्वर की। यह संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, संयुक्त स्वर वे स्वर वर्ण जो असमान स्वर वर्णों के मेल से बने हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पर दो समान वर्ण समान स्वरों के मेल से बन रहे थे और यहाँ पर असमान स्वर वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर बस दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में बस आप लोग एक ही शब्द का ध्यान दीजिए, समान स्वर और असमान स्वर। समान स्वर मतलब दीर्घ स्वर और असमान स्वर मतलब संयुक्त स्वर कहलाता है। क्लियर हुआ। अब देखें तो ये संयुक्त स्वरों की संख्या होती है हमारे पास कितनी? 4। कितनी होती है? 4। ये 4 संयुक्त स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये रहे आपके सामने। जैसे असमान स्वर मिलना है यहाँ पर, तो देखिए अ प्लस छोटी ई मतलब अ प्लस ई मिलकर बनता है क्या? ए। एड़ी का। यह बनता है क्या? एड़ी का। क्लियर हुआ। अब हम बात करें अ प्लस ये एड़ी को मिला दिया जाए तो यह बन जाता है क्या? एनक का। क्लियर हुआ। अब अ और एड़ी एनक को मिला दिया जाए तो बनता है क्या? ओखली का। क्लियर हुआ। अब ये अनार को और ओखली को मिला दिया जाए तो यह बनता है क्या? औरत का। क्लियर हुआ। मतलब ये औ बन जाता है। क्लियर हुआ। इतना समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे ये स्वर कैसे हैं। तो ये अपन ने देखा ए ओ और औ को कैसे बनाया। अब हम देखें तो ये अपन ने दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर देखा। अब हम देखते हैं उच्चारण या मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। क्लियर हुआ। स्वरों का और इनका मात्रा स्वर का उच्चारण या मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। क्लियर हुआ। अब देखें ये ह्रस्व स्वर। आखिर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और आखिर ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम बोलते हैं लघु स्वर और इनको बोलने में कम समय लगता है और इनकी मात्रा कितनी होती है? 1। उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे मैंने यहाँ पर एक परिभाषा ही लिखी। जैसे बात करें लघु स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है।
अर्थात मात्रा एक लगती हो वे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ। जैसे इनकी संख्या होती है 4, अ ई उ और री, ये अपन ने देखा। यहां पर भी अपन ने देखा अ ई उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करें दीर्घ स्वरों की, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वरों को ही गुरु स्वर बोलते हैं और इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। इनकी मात्रा 2 होती है और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होती है कितनी? 7। कितनी होती है? 7। क्लियर हुआ। अब ये 7 कौन कौन सी है? तो देखिए आ ई उ ए ओ और औ, ये अपन ने 7 स्वर जो अपन ने देखे, ये अपन ने आ ई उ देखा, ए ओ और ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर मतलब ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देना कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। यहाँ पर दीर्घ स्वर और लघु स्वर दोनों सेम होते हैं, ये इनकी संख्या होती है 7। क्लियर हुआ। इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब हम बात करें यह प्लुप्त स्वर, यह प्लुप्त स्वर को हम बोलते हैं उछला हुआ, मतलब यह त्रिमासिक स्वर कहलाता है। त्रिमासिक स्वर, इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है और इनकी मात्रा होती है 3 मात्राएं की होती है और यह 3 गुना होता है। कितना गुना होता है? यह 3 गुना होता है। बात करें तो यह प्लुप्त स्वर उछला हुआ स्वर होता है। परिभाषा देखें इसकी तो क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। मतलब ये अपन ने देखा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, यह ह्रस्व स्वर के उच्चारण में प्लुप्त स्वर को 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें क्या? प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। यह प्लुप्त स्वर और प्लुप्त स्वरों की संख्या का जो उपयोग होता है वो वैदिक और साहित्य संस्कृत में किया जाता है। क्लियर हुआ। इनका उच्चारण हमेशा आ के द्वारा दर्शाया जाता है। इनका उच्चारण हमेशा आ के द्वारा दर्शाया जाता है या आ के रूप में इनका उच्चारण होता है। क्लियर हुआ। जैसे अपन बात करें तो दूर से पुकारने में, रोने में या गाने में, जैसे दूर से पुकारने में, रोने में, गाने में या चिल्लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करें तो अपन ने लिखा ये क्या? ओम। तो यह ओम को अपन किस प्रकार से लिखते हैं? या फिर ये ओम, या अपन ने ओम किया, या तो इस प्लुप्त स्वर में इस ओम को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से। ये प्लुप्त स्वर हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है ये हमारा? ये प्लुप्त स्वर में ओम को इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। तो बात करें इन चिन्हों के स्थान पर लघु स्वर अ के स्थान पर अ के उच्चारण में इससे 3 गुना समय लगता है। कितना गुना? 3 गुना समय लगता है। अ के उच्चारण में से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे क्या? त्रिमासिक स्वर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? त्रिमासिक स्वर कहा गया है। प्लुप्त स्वर को क्या कहा गया है? त्रिमासिक स्वर कहा गया है। ठीक है। बात करें इनकी संख्या की तो इनकी संख्या 2 गुनी मानी जाती है। कितनी गुनी? इनकी संख्या 2 गुनी मानी जाती है। जैसे बात करें अपन तो ये अपन ने मैंने लिखा ये, इसके बाद में ये। क्लियर हुआ। अब जैसे अपन लिखते हैं कोदपी, तो ये कोदपी यह नहीं लिखा जाएगा। कोदपी यह नहीं लिखा जाएगा। कोदपी क्या लिखा जाएगा? जैसे ये कोदपी लिखा गया। क्लियर हुआ। जैसे अपन ने ओम लिखा है। अब आगे अपन बात करें इससे प्रथमोध्याय। ठीक है। तो प्रथमोध्याय को किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे ये हमने लिखा क्या? प्रथमोध्याय। तो इस प्रकार से सारे वर्णों को लिखा जाता है। तो अपन ने देखा प्लुप्त स्वर कितने होते हैं? तो प्लुप्त स्वर में यह शब्द होते हैं कि भाई प्लुप्त स्वर त्रिमासिक स्वर कहलाते हैं। इसमें इनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। इनकी मात्रा 3 होती है। यह वैदिक साहित्य और संस्कृत में लिखा जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर के स्थान पर इसे 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के स्थान पर इसे 3 गुना समय लगता है। जैसे अपन ने अ लिखा तो अ को अपन ये ओम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। यह अपन ने देखा स्वरों का वर्गीकरण, मूल स्वर और संधि स्वर क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कितने प्रकार से होते हैं। अब आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से और समझने के लिए बहुत वो महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं जो आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।
क्लियर हुआ। और हाँ, यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। मैं आप लोगों को हर एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाने की पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ। ये अपन ने देखा, तो देखते हैं हम ये आगे। अब यहाँ अपन ने सारी चीज़ों को समझ लिया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को किस प्रकार के बांटा गया है, किस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर, क्लियर हुआ। देखते हैं ओष्ठाकृति, आखिर ओष्ठाकृति में स्वरों को किस प्रकार से बांटा है और क्या होते हैं। क्लियर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया है ओष्ठाकृति के आधार पर वो किया गया है दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार क्या होते हैं? तो वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होने की आकृति, वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं कि जिनके उच्चारण में मतलब बोलने में हमारे होठों की आकृति जो गोल सी प्रतीत हो, ये गोल सी प्रतीत हो, उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे बात करें इनकी संख्या की, जैसे ऊ, देखिए हमारे होठों को बोलने में ऊ ऊ गोल सा थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है, ऊ, है ना, ये ऊ। फिर ओ, होठों की आकृति देखिएगा आप लोग, पूरी गोल सी प्रतीत हो रही है। ओ, औ, औ मतलब ऊ ऊ ओ और औ। इस प्रकार से जो हमारे होठों की आकृति किस प्रकार से हो रही है? वृत्ताकार आकार की, मतलब गोल सी प्रतीत हो रही है, इसलिए वह क्या कहलाएगी हमारे पास? वृत्ताकार स्वर या वृत्ताकार स्वर कहलाता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें अवृत्ताकार की, तो अवृत्ताकार क्या होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होने की आकृति वृत्ताकार ना हो, मतलब इसमें वृत्ताकार होना चाहिए और इसमें अवृत्ताकार मतलब वृत्ताकार नहीं हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, ये अ जो बोला है इसमें क्या हुआ? अ, आ, ई, ए। तो ये जो वर्ण है ये हमारे अवृत्ताकार स्वर में आते हैं। जैसे मैंने देखा आ ई उ, आ ई ए। तो ये स्वर जो है इनको बोलने में हमारे होठों की आकृति गोल सी प्रतीत नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या होंगे? हमारे पास अवृत्ताकार स्वर होंगे। क्लियर हुआ। ये अपन ने देखा। अब इसी के साथ में मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण जाति के आधार पर दो प्रकार से किया गया है। पहला कौन सा? सजातीय स्वर, और दूसरा कौन सा है? विजातीय स्वर। आखिर सजातीय स्वर क्या कहलाते हैं और विजातीय स्वर क्या कहलाते हैं? तो सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो जाति में एक ही प्रकार की जाति को मिलकर बने होते हैं। सजातीय स्वर जो वे होते हैं जो एक ही प्रकार की जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे बात करें अ प्लस अ की बराबर क्या मिलता है? ये आ। तो ये एक ही प्रकार की जाति से मिलकर बना है, मतलब हसु स्वर और हसु स्वर मिलकर क्या बना है? ये बड़ा आ मिला है, मतलब अ और अ मिलकर बनता है बड़ा आ। तो इन्हें बोला है कि एक ही प्रकार की जाति से मिला है, तो सजातीय स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो एक ही प्रकार की जाति से मिलकर बने होते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे बात करें छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनता है क्या? बड़ी ई। क्लियर हुआ। जैसे ऊ,
जैसे ऊ और ऊ मिलकर बनता है क्या, बड़ा ऊ। मतलब ये हमारे पास एक ही प्रकार की जाति से मिलकर बने हैं, जो स्वर बने हैं उनको क्या सजातीय स्वर कहते हैं। अब विजातीय स्वर क्या कहलाते हैं, तो विजातीय स्वर वे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं जो वे स्वर्ण वर्ण जो दो विभिन्न विभिन्न मतलब बात करें भिन्न भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ। और एक ही जाति का बोध नहीं कराते, यह क्या है कि एक ही जाति का बोध नहीं कराते, अलग अलग जाति का बोध कराते हैं उनको। मतलब जैसे बात करें तो जैसे अ और ई मिलकर क्या बना है, मिलकर बना है हमारे पास क्या, ए। तो ये भी अलग प्रकार की जाति है और ये भी अलग प्रकार की जाति है। और ये जो स्वर बना है ये अलग अलग जाति से मिलकर बना है, भिन्न भिन्न जातियों से मिलकर बना है, इसीलिए यह विजातीय स्वर कहलाता है। अब जैसे अपन ने ये बनाया अ और ई को बनाकर इस प्रकार बनाया। अब बात करें अ और ए को बनाकर ये अपन ने ए बनाया, ठीक है। ये अ प्लस ए को बनाकर ओ और अ प्लस ओ को बनाकर मिलाकर ओ बनाया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जाति ओष्ठाकृति के आधार पर और जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। क्लियर हुआ। तो अपन ने देखा स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों को किन किन भागों में बांटा गया है, कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है। तो इस प्रकार से अपन ने स्वरों को आज की क्लास में सारी तरीके से अच्छे तरीके से इसको समझा। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की जो मेरी स्वरों की क्लास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, स्वरों की कक्षा जो कक्षा में आज हमने जो पढ़ा है वो आप लोगों को पूर्णतः और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर यह चीज़ हमें स्वर में या व्यंजन में या वर्णमाला में है, तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो मैं आप लोगों को या तो कमेंट के द्वारा या फिर यहाँ पर जब भी मैं क्लास लूँगा उस तरीके से मैं उसमें आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। और यदि आप लोग कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। स्वर हो गया, अब हम मिलते हैं व्यंजन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, वेल डन।